अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। मुआशी बहरान में घिरी निगरान हुकूमत के चैलेंजेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रुपए की बेकदरी और बढ़ती महंगाई की वजह से शरह सूद में मजीद इजाफे का इम्कान है। इन्हीं खदशात की बुनियाद पर आज स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई, जबकि बिजली के बिलों पर अवामी रद्द अमल अलग से हुकूमत के लिए दर्द सर बना हुआ है। रिलीफ देने के हवाले से वजीर खजाना पहले ही हैंड्स अप कर चुकी हैं, जबकि मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म करने के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन और महकमे मुज़ाहमत कर रहे हैं। मुआशी बहरान के साथ निगरान हुकूमत के लिए सियासी, सिफारती और कानूनी मुश्किलात बढ़ रही हैं, क्योंकि जब तक हुकूमत की मुद्दत का तयन नहीं होता उस वक्त तक कोई वाज़े रोड मैप देना मुमकिन दिखाई नहीं देता। इस हवाले से निगरान हुकूमत मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है। वज़ारत कानून ने सदर की जानिब से मांगी गई कानूनी राय पर वही मौक़िफ़ इख्तियार किया जो इलेक्शन कमीशन का है कि इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। लेकिन इस मामले पर अदालत उज़्मा की राय कुछ और है। आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन केस में इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोई भी इदारा आइन से तजावुज़ नहीं कर सकता और आइन के तहत इलेक्शन कमीशन 3 माह में इंतखाबात करवाने का पाबंद है। दिलचस्प बात है कि इलेक्शन का मामला सिफारती सतह पर अहमियत इख्तियार कर गया है। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ने वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी को टेलीफोन किया और बर वक्त इलेक्शन के इनेकाद पर जोर दिया। इससे पहले अमरीकी सफ़ीर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिल चुके हैं। देखना यह है कि इस अंदरूनी और बैरूनी दबाव के नतीजे में क्या हतमी फैसला होता है, क्योंकि सियासी महाज पर नून लीग और MKM के अलावा दीगर जमातें 90 दिन में इलेक्शन की हामी हैं। इस हवाले से पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक है। सवाल ये भी है कि इंतखाबात के हवाले से पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में यकदम तब्दीली की वजूहात क्या हैं। दूसरी जानिब साइफर केस भी अहम मरहले में दाखिल हो गया है और चेयरमैन PTI के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकता है। इसी दौरान बुशरा बीबी की एक गैर मुल्की सफ़ीर से मुबैना मुलाकात की खबरें आ रही हैं। क्या मियां नवाज शरीफ की तरह चेयरमैन PTI भी आपको दिखता है आने वाले दिनों में बाहर चले जाएंगे? क्या उन्हें भी जो है कोई ऑफ़र हुई है? और कई अहम मामलात हैं जिस पर हमने आज के प्रोग्राम में बात करनी है। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जावेद चौधरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हमारे दोस्त हैं और पिछले कुछ दिनों में बहुत दिलचस्प तज्ज़िये दिए हैं उन्होंने इमरान खान साहब और मियाँ साहब के कंपैरिजन पर। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। मैं ज़रा सबसे पहले जो एक ज़ाहिर मईशत का मसला हमारे सर के ऊपर खड़ा हुआ है, निगरान हुकूमत भी परेशान है। निगरान हुकूमत बहुत मुश्किलात में है, उसको इस सारे प्रोसेस से दरिया में ना डूब कर आगे बढ़ना है। ये माशी, आइनी, अंदरूनी, खारजी महाज, जो ये तमाम महाज निगरान हुकूमत के सामने खड़े हो गए हैं, आपको क्या लगता है कि इस गैर यकीनी का कोई नतीजा निकलना है या फिर निगरान हुकूमत के साथ भी वो है जो PDM के साथ हुई है? नहीं, अब सवाल ये है कि निगरान हुकूमत है कहाँ पे। मुझे ये बताइएगा कि 38 वज़रा की ये निगरान हुकूमत है। आप किसी 2, 4, 5 वज़रा के नाम बता दें मुझे। आप मैं तो यानी सिर्फ इसमें है, मैं तो बता दूँ। काकड़ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, सरफराज बुगटी साहब वजीर दाखिला हैं, शमशाद अख्तर साहिबा आपकी वजीर खजाना हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब आपके जो है वजीर अब्बास जिलानी साहब की ज़ियारत हुई कभी आपको? अच्छा बस ठीक। अब वैसे ऑन अ लाइटर नोट में गया, लेकिन आपकी बात ठीक है कि 4-5 के अलावा नाम नहीं बता सकते। तवानाई के मिनिस्टर कौन है? मेरा वाटर एंड पावर के मिनिस्टर कौन है? यानी जिसका क्राइसिस है वो आपको टेलीविजन पे नज़र नहीं आए, ना वो आपको अखबार में नज़र आए, ना वो टेलीविजन पे नज़र आए, ना वो सोशल मीडिया पे नज़र आए। तो निगरान हुकूमत का प्रॉब्लम ये है कि निगरान हुकूमत है ही नहीं किसी जगह पे। और 1-2 वज़रा हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि मतलब सरफराज बुगटी आपको नज़र आते हैं, वज़ीर दाखिला हैं, उनको न कहीं नज़र आना है। वज़ीर ख़ारजा है जिसने बाहर जाके बात करनी है, जिसने मामला सेटल करने की कोशिश करनी है, आपको वो किसी जगह नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा जो वाटर एंड पावर के मिनिस्टर हैं, आपको किसी जगह वो नज़र नहीं आ रहे। आपको सनत और तजारत के वज़ीर आपको किसी जगह नज़र नहीं आ रहे। आपको बस 2-4 वज़रा, इसलिए शमशाद अख्तर साहिबा आपको किसी ब्रीफिंग में नज़र नहीं है, स्वाय कल वो सेनेट की एक कायमा कमेटी की ब्रीफिंग में गई थी
और उसके अलावा किसी जगह उन्होंने आके पाकिस्तान से आवाम को इस काबिल नहीं समझा कि वो आवाम को बताएं कि प्रॉब्लम क्या है और हमारी IMF के साथ कोई डील चल रही है या नहीं। एक ही बयान उन्होंने दिया, स्टॉक एक्सचेंज वाले कह रहे हैं मार्केट क्रैश कर गई। वो जो बयान है वो भी उन्होंने सेनेट की कायमा कमेटी में दिया जाके, वहां पे जाके, और उसकी भी वजह ये थी कि पिछली मरतबा जब उनको बुलाया गया था तो वो नहीं गई थी, ना खुद गई थी ना उनके सेक्रेटरी गए थे, और फिर उन्हें नोटिस दिया गया बाकायदा कि आप पाबंद हैं, आपने आना है, तो फिर वो दूसरी मरतबा अगले हफ्ते वो तशरीफ ले गई। अब उनका प्रॉब्लम यह है कि जो निगरान वज़ीर ख़जाना है, उनकी निगरान मशीर ख़जाना जो डॉक्टर वक़ार है, उनके साथ लड़ाई हो रही है, और पहले दिन ही डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा ने वहाँ जाके कहा कि इसको इस दफ्तर से निकाल दें, तो डॉक्टर वक़ार साहब को वहाँ से निकाल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस शिफ्ट कर दिया गया। तो दोनों जिन्होंने खजाना चलाना है उन दोनों की आपस में टॉकिंग टर्म्स नहीं है। वकार मसूद साहब के और वजीर खजाना के शमशाद अख्तर साहब के कोई मरासिम नहीं है, टॉकिंग टर्म्स नहीं। वजीर खजाना ने उनको निकाल दिया वहाँ से, वजारत खजाना से, उनका ऑफिस जो है अब वो वजीर आज़म ऑफिस के अंदर बैठते हैं वो। अब जिन लोगों ने खजाने को ठीक करना है, जिन्होंने मसाइल हल करने हैं, उनके आपस में इस किस्म की लड़ाई है। और उसके बाद मेरा ख्याल है ये वो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट है जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि टेक्नोक्रेट्स आएंगे। शुरू से सुनते आए थे बचपन से कि टेक्नोक्रेट्स के हवाले अगर मुल्क कर दिया जाए, जिनकी कोई सियासी बैगेज नहीं होगा, जिन्होंने कोई इलेक्शन लड़ना नहीं होगा, जो बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग होंगे, जिनका विजडम होगा, जो पढ़े लिखे होंगे, जिनका तजर्बा होगा, वो मुल्क को संभाल लेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि 15 दिन हो गए हैं, किसी एक जगह पे निगरान गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रही है आपको। ना वो दाखिला अमूर में नज़र आ रही है, ना वो खारजा अमूर में नज़र आ रही है, ना आपको वजारत ख़जाना में नज़र आ रही है वो, ना वो वाटर एंड पावर में नज़र आ रही है आपको, ना वो तजारत के अंदर नज़र आ रही है, ना वो सनत के अंदर नज़र आ रही है। अगर नज़र नहीं आना किसी ने, अगर किसी ने एडवोकेसी नहीं करनी, आवाम को बताना नहीं सूरत हाल क्या है, तो फिर इस निगरान गवर्नमेंट की ज़रूरत क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एक ख्वाब था कि टेक्नोक्रेट्स आएंगे और पाकिस्तान को ठीक कर लेंगे, वो ख्वाब तो पहले 15 दिन में टूट गया मुकम्मल। अब इसका मतलब ये हुआ कि फिर दोबारा आपको बैक टू द स्क्वायर, आपको दोबारा वापस उन्हीं सियासतदानों के पास जाना पड़ेगा जिनके बारे में आपका ख्याल था कि ये करप्ट हैं, जिनके बारे में आपका ख्याल था कि उनको चलने नहीं दे रहे, जिनके बारे में आपका ख्याल था कि ये को बहुत ज़्यादा समझदार नहीं है, जिनके बारे में आपका ख्याल था कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो अल्टीमेटली आपको फिर दोबारा उन्हीं पर रिलाई करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है ये सिस्टम जो है टेक्नोक्रेट्स का बुरी तरह क्लैप्स हो गया। अब इलेक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, जितनी देर इलेक्शन डिले होंगे उतना पाकिस्तान का क्राइसिस बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, आपके ख्याल में जितना इलेक्शन और डिले तो होते दिख रहे हैं हमें, फैब तक जा रहा है मामला, हुमायूं मोहम्मद साहब ये बताएं कि इलेक्शन 90 दिन में करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं आप लोग, आपको उम्मीद है 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे? जो पंजाब का और KP का हमने देखा था मामला, निगरान हुकूमतें की पर कारकर्दगी चले अपनी जगह, लेकिन आपको लगता है कि ये 3 महीने बाद इलेक्शन करा देगी, इलेक्शन कमीशन हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं एक टेक्नोक्रेट होते हुए मैं एक पॉलिटिकल सिस्टम पे बिलीव करता हूँ। ठीक है। अगर मैं खाली टेक्नोक्रेट हूँ और मैं पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ तो मैं आवाम से टोटली डिस्कनेक्ट हूँ। तो मैं वो डिसीजन जो आवाम के लिए है वो मैं नहीं ले सकता। आपकी जो सबसे बड़ी जो स्टेक होल्डर है वो आवाम है जो एक ख़ास नुक्ता उससे इनकम से कम है, जिनको हम गरीब कहते हैं या जिनको हम मुतवासित तबके वाले कहते हैं। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक ऐसा बंदा चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने भी आज तक वो किरदार सही तरीके से नहीं किया। अब बात आ जाती है कि इस सिस्टम को ठीक कौन करेगा। इस सिस्टम को सिस्टम ठीक कर सकता है अगर वो सिस्टम के अंदर जो लोग फैसले कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हो। कॉन्स्टिट्यूशन एक गेम के रूल्स हैं। अगर क्रिकेट के रूल्स में LBW को आप आउट ना देना शुरू कर दो तो फिर आप किसी को आउट नहीं कर सकते। तो आपने वो रूल वो करना है, उस रूल को फॉलो करना है। रूल ये है कि अगर एम्पायर ने जो वहाँ बैठा हुआ है उसने आउट नहीं दिया, लेकिन जो थर्ड एम्पायर है उसने उसकी लाइन और लेंथ और सब चीज़ों को देखते हुए कहा कि ये वाकई मिडिल स्टंप पे जा रही थी, तो उसने उसको आउट दे दिया, तो इस एम्पायर को उसकी बात माननी पड़ेगी। तो आप ये समझ लें कि वो जो थर्ड एम्पायर है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी बात मानना इस एम्पायर पर लाजिम है, जो कि एक
एक्ट है, जो एक कानून है, जो उसके मातहत है। लेकिन चले, ये तो आप बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल और टेक्निकल बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो मसला ये है ना कि हर टीम की कोशिश होती है एम्पायर को मिला ले अपने साथ, और ये नहीं होती कि वो मेरिट पे LBW दे, आउट दे। वो होती है एम्पायर मेरे साथ हो, जब मैं बॉलिंग करा रहा हूँ तब भी मेरे साथ हो, जब मैं बैटिंग कर रहा हूँ तब भी मेरे साथ हो। ये इशू है ना। प्रॉब्लम तो ये नहीं है कि यहाँ पर लोग अंपायर के डिसीजन पे जाएं, अंपायर की लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे काम जाता है। मैं सर आता हूँ, अभी जरा इस पर मजीद इसको डिबेट को खोलेंगे। लगारी साहब, जो चॉइस आप बात कर रहे हैं, वैसे तो मैंने ऑन अ लाइटर नोट उनको थोड़ा सा ये कहा कि मैं बताता हूँ आपको कैबिनेट, लेकिन ये हकीकत बात है कि जो कैबिनेट है उसके वजीर कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, अभी तक तो यही नहीं समझ आता। लोग कहते हैं PDM से सवाल पूछें, वो कहते हैं पीछे 3.25 साल PTI से सवाल पूछें, वो कहते हैं और 40 साल पीछे चले जाओ। ये पाकिस्तान की आवाम तो इस वक्त क्लूलेस है। मैं एग्री करता हूँ चॉइस आपसे कि जिन वजीरों का काम है, आज इतना 4 दिन से मुल्क में हंगामा, बिजली के बिल फाड़े जा रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, जलाओ गिराव चल रहा है, तब जाके हमें नजर आ रहे हैं वजीर आजम अपने 2 वजीरों के साथ बैठे हुए और बता रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो एक वैक्यूम सा है। तो ये जो जिन लोगों को लाया गया है वो कुछ कर सके ना कर सके, कोई आके दिलजोई कर दें, वो भी नहीं नजर आ रही। दिलजोई के लिए भी तो कुछ करना ही होगा ना। दिलजोई कैसे होगी? खाली बातें तो वो भी कर रहे थे जो पहले थे या उससे पहले थे। नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे ये। मसला जो जावेद चौधरी साहब कह रहे थे, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, और ये हमें ख्वाब दिखाया गया था। ये 2008 के बाद से ये ख्वाब दिखाने का सिलसिला शुरू हुआ है। जनरल परवेज मुशर्रफ के जाने के बाद ये कहा जाता रहा है, और अब तक ये कहा जा रहा है कि भाई टेक्नोक्रेट आएंगे, 2-3 साल बैठेंगे, आकर चीज़ों को ठीक कर देंगे। ठीक करने का कोई आप एक इक़दाम तो बताएं। पहला इक़दाम ये हुआ है कि आइन को एक तरफ ताकि नसिया में रख दिया गया है कि आइन कोई चीज़ नहीं है। आइन जो आर्टिकल्स आपको आइन डायरेक्ट मुतालबा करता है कि इलेक्शन कराएं, आप उस पर नहीं जा रहे हैं। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, वो भी नहीं कर रहे हैं। उससे भी आप इनहराफ कर रहे हैं, और आपके हाथ में इलेक्शन कमीशन है जो और किसके हाथ में हमें नहीं मालूम है। इलेक्शन कमीशन लंबी तारीखें दे रहा है, और लंबी तारीखें जब भी किसी मामले में दी जाती हैं तो उसका मतलब यह है कि ये मामला हल होने वाला नहीं है। तो इस हुकूमत से ये तवक्को बांधी जा रही थी, कम से कम भाई यार चेहरा बड़ा ऐसा नहीं है कि जिस पर लोग कहें कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, या ये कि कोई बैकग्राउंड नहीं है। डॉक्टर शमशाद अख्तर और वकार साहब दोनों का बड़ा बैकग्राउंड है, और दोनों बड़े सलाहियत वाले हैं। उनकी क्या सलाहियत है? 3 दिन से जो रोज़ाना काबीना का इजलास करते रहे हैं, और ये अच्छा अभी बताते हैं, ये बताते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो तो जो खबर उन्होंने खुद लोगों को कहा था कि ये चला दो, और वहीं काबीना के ही वहीं के लोगों ने फैसले करके कुछ दोस्तों को, सहाफ़ियों को फ़ोन करके आया, यार ये हो रहा है कि फ़लाँ महकमे के और वापडा की जो अफसरान 17 से 16 से ऊपर तक वाले हैं, सबको बिजली का बिल देना पड़ेगा। वो तक तो कर नहीं सके, इतना काम नहीं कर सके हैं। वो पाकिस्तान के अशराफियत से मराहत वापस लेने का तसव्वुर भी नहीं कर रहे हैं। तो वो फैसला करना तो अलग बात, उसके बारे में सोच तक नहीं रही, सोचने की हिम्मत तक नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे? पाकिस्तान को ठीक करने का ये मसला कोई बहुत बड़ा आपको रॉकेट साइंस करनी पड़ेगी। भाई अशराफिया की बरात बंद कर देना, और उसका रुख मोड़ दें अवाम की तरफ। जो कुछ आप अब तक होता रहा है, आपका नेट क्या है, आप पास टोटल क्या चीज़ है, आप असासे तो मालूम करें। आप सियासतदानों का एहतसाब करते हैं और सेगमेंट्स का एहतसाब करते हैं, जरा ब्यूरोक्रेट से पूछें, हर तरह के सर्विसेज के तमाम लोगों से पूछें तो सही, भाई आपके साथे क्या है, आपके ख़ानदान के साथे क्या है, आपके बच्चों के, आपकी बीवी के, आप कहाँ से करोड़पति अरबपति बन गए, कहाँ आपके। और जब ये बातें हो रही थी कि जनाब सियासतदान को गैर मुल्की नहीं होना चाहिए जो इलेक्शन लड़े, तो ये आपके पास बहुत से लोग जो हैं बहुत से जगहों पर बैठे हैं, सारे गैर मुल्की, उन्होंने पासपोर्ट लिए हुए हैं, और जब भी मौका मिलता है उठकर चल देते हैं। आप क्या कर लेते हैं उनका? और उनके अपने असासे हैं, मुल्क भर में नहीं दुनिया भर में फैले हुए हैं।
आप उनसे बात ही नहीं कर सकते, उनकी तरफ देख भी नहीं सकते, आप इशारा भी नहीं कर सकते, आप किनाया भी नहीं कर सकते। साहब अब तो दाव ही उनका लगा है, टेक्नोक्रेट्स का और ब्यूरोक्रेट्स का दाव लगा है। अब उनसे सवाल तो पूछा जा सकता है, लेकिन हिसाब उनसे कौन लेगा? वो तो खुद हुकूमत में आ चुके हैं सारे। नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूं, अगर आपने इस मर्ज का यह इलाज दरियाफ्त किया था तो इसका मतलब यह है कि सीधा सीधा गलत दबा देना वहां। ठीक, अगर इन्होंने आकर बनाना था। जी ठीक है, पॉइंट है। मुझे चौधरी साहब बताइएगा, अब ये जो सदर मुमलिकत ने एडवाइस मांगी थी वजारत कानून ने, उन्होंने टका सा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग देखें तो उससे आपको ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को अपने हाथ में समझती है कि हमने फैसला करना है। तो फाइनल से सुप्रीम कोर्ट की होगी, क्या होगा आपके ख्याल में? अब देखिए, इलेक्शन कमीशन के अंदर तो उनके कवानीन में तरामीम हो चुकी हैं। अब ये फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं करना है, बर्डन जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है। सदर साहब तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ अपने आप की सिर्फ आवाज़ बुलंद करने के लिए या जाते जाते ये साबित करने के लिए कि मैं अपनी क़यादत के साथ लाइल हूँ, वो इसलिए खतूतबाजी कर रहे हैं। उनको भी पता है कि ये मेरा डोमेन नहीं है, क्योंकि फ़र्ज़ कर लें कि अगर उनका डोमेन हो भी तो वो सिर्फ वफाकी असम्बली तक है, कौमी असम्बली तक है। अब वो सूबों को कैसे मजबूर कर सकते हैं कि आप भी इलेक्शन करवाएं? अब वो उनके पास तो ना पहले डोमेन था ना ही अब है डोमेन। तो अब अगर वो चाहते हैं कि एक दिन पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए तो ठीक है, वो वफाकी असम्बली का तो कह देंगे, ठीक है, उनको कह देते हैं जी आपके पास अख्तियार है। सूबों को कौन कायल करेगा फिर कि आप इलेक्शन करवाएं? और वहाँ पर दोबारा आपको इलेक्शन कमीशन के पास जाना पड़ेगा। तो गेम तो सिर्फ ये है कि इलेक्शन कमीशन, अब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला करना है कि वो कितनी जल्दी इलेक्शन करवाते हैं। और अगर ये हालात इस तरह होते चले गए तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन भी प्रेशर में आ जाएगा और स्टेट का बड़ा खौफनाक मेरा ख्याल है एक शक्ल निकलेगी सारी सूरत हाल में। आप देख लें, डॉलर जो ना फ्री फॉर ऑल है, मार्केट में 326 रुपए में भी डॉलर मिल फॉल हो रहा है। पाउंड आज 408 रुपए मार्केट के अंदर मिल भी नहीं रहा। विद इन मंथ जो है वो 60 से 404 पे 408 पे पाउंड। और आज रात पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हो रहा है और लोग जो है पेट्रोल के साथ साथ अब देखें बिजली के बिल हैं, और पिछले बिजली के बिल आप छोड़ दीजिए, अब अगले बिल शुरू हो गए। तो पिछले बिल तो लोग दे नहीं पा रहे, तो नए इजाफे के साथ जो नए बिल्स होंगे वो कौन देगा? और प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं देख रहा हूँ वो ये कह रहे हैं कि बिल तो हर सूरत देने पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं, बिल देने पड़ेंगे। लेकिन आपने अवाम को भी तो बताना है ना कि वो क्या करे। देखें, जैसे लगारी साहब बता रहे थे, 1,99,000 99,000 सरकारी मुलाजमीन है जिनको फ्री बिजली मिलती है। 3.5 करोड़ यूनिट्स जो है हर महीने आप फ्री बिजली के दे देते हैं लोगों को, और आपके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है, इतनी फोर्स नहीं है कि आप कम से कम यही ऐलान कर दें कि आज से किसी सरकारी मुलाजम को फ्री बिजली नहीं मिलेगी। यानी आप निगरान हुकूमत हैं और आप अपने आप को एम्पावर्ड निगरान हुकूमत कह रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि आपके पास अख्तियारात भी हैं, लेकिन आपके अंदर इतना पोटेंशियल भी नहीं कि आप ये कह सकें कि जो सरकारी तौर पर फ्री बिजली दी जा रही है हम उसको बंद करते हैं। या ये जो सरकारी मुलाजमीन है उनको जो फ्री पेट्रोल दिया जा रहा है आप कम से कम उसी पर पाबंदी लगा दें। सिर्फ वफाक के पास 90,000 सरकारी गाड़ियाँ, 90,000 सरकारी गाड़ियाँ सिर्फ वफाकी गवर्नमेंट के पास हैं। तो कम से कम आप यही ऐलान कर दें कि इन सब से ये सरकारी गाड़ियाँ ले रहे हैं या इनको बेच रहे हैं। यही सरकारी गाड़ियाँ जो है जिन जिन मुलाजमीन के पास हैं वो कीमत अदा करके ये गाड़ी खरीद लें और उसके बाद अपनी गाड़ी खुद चलाएं। अब उसके मुकाबले में आप यूके के अंदर देख लीजिए, 36 गाड़ियाँ सरकार की वफाक में, वहाँ सिर्फ 36 जो वफाक गवर्नमेंट चला रही है लंदन के अंदर, और उसके मुकाबले में आप देख लें इसे 90,000 गाड़ियाँ सरकारी। कम से कम इसके ऊपर तो टेक्नोक्रेट पाबंदी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। इससे तो ज़ाहिर है ना इन्होंने वोट मांगना है ना इन्होंने बाद में ब्यूरोक्रेट्स के पास जाना है, इनके पास तो बहुत स्पेस है, कम से कम यही कर लें। और नहीं है तो आवाम को ट्रस्ट तो दें, आवाम को बताएं तो सही। अच्छा ये बताएं मुझे, ये जो क्विकली जरा मुझे इस पर ब्रीफ कमेंट कीजिएगा फिर मैं जरा आगे बढ़ूं, क्योंकि अमरीकी सफ़ीर का रब्ता होना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात होना, वज़ीर ख़ारजा को वहाँ से रब्ता होना, कॉल होना, इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद पे जोर देना, इससे मुराद अमेरिकन क्या समझ रहे होंगे? 3 महीने या फरवरी? अगर वो कहते हैं बर वक्त इलेक्शन हो, टाइमली हो, फ्री एंड फेयर हो, आपके ख्याल में अमेरिकन 3 महीने चाहते हैं या फरवरी तक? देखिए इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है कि अमेरिकन क्या चाह रहे हैं, लेकिन अब सियासी जमातें जो पहले कह रही थी कि थोड़ा सा डिले कर दिया जाए, वो सारी सियासी जमातें सिवाय 3 पार्टीज़ के सब ये कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाने, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये था कि 1 साल एक्सटेंशन दे दी जाए असम्बली को, लेकिन अब वो भी चाह रहे हैं कि फौरी तौर पे 90 दिनों में इलेक्शन हो। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, फिर JUIF है,
ये वो पार्टीज हैं, MQM है, ये पार्टीज ये चाहती हैं कि इलेक्शन डिले हो, क्योंकि इनको पता है कि हमें नुकसान होगा। मियां नवाज शरीफ साहब देखें ना, इस अगर शक्ल में वो आते हैं पाकिस्तान, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इलेक्शन लड़ सकेंगे, क्योंकि एक उनके पास बयानिया क्या होगा, वो ये कहेंगे कि मैं महंगाई कम करूंगा। लोग पूछेंगे जी महंगाई में इजाफा किसने किया था? वो ये कहेंगे जी कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से कहूँगा कि वोट की इज्जत दे। तो उन्होंने कहा जी 16 महीने आपके पास थे तो आपने वोट की इज्जत ले लेनी थी ना उस वक्त, क्यों नहीं आपने ली? तो ये जब सारी बातें होंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ के पास कोई नैरेटिव होगा इस वक्त। और फिर लोग, जब पब्लिक बाहर होगी, करोड़ों की तादाद में लोग, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कंपेन नहीं कर सकेगी। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सूट यही करता है कि ये इलेक्शन डिले हो जाए, और इस दौरान जो है ये निगरान हुकूमत या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है वो प्रॉपर जीरो हो जाए, जीरो ग्राउंड पे आ जाए, फिर जाके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शायद अपना यानी वो जो PDM को सलावातें पड़ी हैं इतने अरसे में, वो जब तक पूरी तरह 6 महीने में ये नहीं खा लेते उस वक्त तक वो कहते हैं कि नहीं, ताकि पता चल जाए जो भी आएगा यही होगा, अंटिल अनलेस फ्रेश मैंडेट के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखे ना, 15 दिन हुए गवर्नमेंट को निकले हुआ, शायरी रहमान साहब, वो मैंने आपसे बात करनी है, लगारी साहब भी उसका जवाब देंगे। मेरी भी मालूमात है, 2 महीने से मैं बार बार कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी पे हाथ जाना था। जो सिस्टम चल रहा है ना पैरेलल, उस सिस्टम पे हाथ गया हुआ है। वो सिस्टम जो है वो जाहिर है वो पीपल्स पार्टी को सिंध में चलाता है और डिस्टर्ब भी करता है। सो वो तो इसलिए भी थोड़ा सा खिसक रहे हैं, वरना वो तो आपने खुद का 1 साल पहले असेंबली को एक्सटेंशन देना चाहते थे और उनका ये ख्याल था कि फेडरल में नेक्स्ट हमारा शेयर बड़ा होगा। डॉक्टर साहब बताएंगे अमेरिकन क्या चाहते हैं आपके ख्याल में? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हो रही है या वजीर खारजा को फोन आ रहा है, तो इससे मुराद 3 महीने है? आप PTI की क्या अंडरस्टैंडिंग है, या फरवरी वाले इलेक्शन का चाहते हैं वो? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि जो इस वक्त कानून बना है उस लिहाज से हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया है कि आप कर लें, और जो उस एक्ट के अंदर जो बैलेंसिंग पावर था कि प्रेसिडेंट के साथ जो किसी हद तक एक इलेक्टेड मेंबर होता है उसका एक बैलेंस, वो हमने हटा के टोटल उनके हवाले कर दिया। लेकिन मैं कैसे देखता हूँ, अब मैं ये देखता हूँ कि यही इलेक्शन कमीशन बेहतर होता कि ये जाके प्रेसिडेंट साहब से मिल के और यही बात उनको कह देता, बनिस्बत इसके कि आप एक दूसरे मुल्क के एम्बेसडर से मिल रहे हो और आप अपने प्रेसिडेंट से नहीं मिल रहे हो, आप अपने ही इदारे की तौहीन कर रहे हो। ये बहुत गलत बात है। नंबर 2, जो बात हो रही थी ना, जो चौई साहब ने भी की और लगारी साहब ने भी की ख्वाब के बारे में, तो वो कहते हैं ना कि ख्वाब था जो देखा जो सुना अफसाना था। ख्वाब वो होता है कि जो आपको सोने ना दे, ख्वाब वो नहीं होता जो आप सो कर देखते हो। हम लोगों को वो ख्वाब देखना चाहिए कि जो हमें जगाए, और जगाने के लिए पॉलिटिशियन के सामने सिर्फ एक ख्वाब होता है, वो ये होता है कि वो इलेक्शन में जाए और इलेक्शन में जाके हिस्सा ले और मैक्सिमम मैंडेट ले। हार जीत होती रहती है, आज मैं हारूंगा कल आप हारोगे। उस हार से डर के अगर आपने इलेक्शंस को डिले कराया। नंबर 2, ये याद रखें इलेक्शन कमीशन के इख्तियार है डेट देना, लेकिन 90 दिन के अंदर डेट देना। 90 दिन के बाहर नहीं डेट दे सकते। 90 दिनों में इलेक्शन करवाना, नहीं इलेक्शन करवाना ना, तो डेट उससे पहले देंगे ना। तो उन्होंने 90 डेज के अंदर की डेट देनी है, 90 डेज से बाहर की डेट नहीं दे सकते। इख्तियार डेट देना मतलब लेट्स से हम कहते हैं 12 तारीख को हुई थी, तो 12 नवंबर से पहले की डेट देंगे ये, ठीक है। 12 नवंबर के बाद की डेट देना इनका इख्तियार नहीं है, वो अपने इख्तियार से अच्छा। अब उसके बाद ये कहते हैं कि हम लोगों को डीलिमिटेशन आइन का तकाजा नहीं है। आइन का तकाजा 3 जगहों पर है, 3 मुख्तलिफ आर्टिकल्स जो हैं वो आपको आइन का तकाजा बताते हैं 90 डेज पीरियड। सर पॉइंट है, इसमें जो हम कहते हैं ना दरमियान में, ये वो दरमियान वाली चीज नहीं होनी चाहिए। फेयर इनफ, पॉइंट टेकन। लेकिन अब वो इलेक्शन कमीशन क्या करता है तो अभी हमने देखना है। लेकिन मुझे ये बताएं, अमेरिकन ने जो आपके ख्याल में इनको कहा इलेक्शन कराने का, वो 3 महीने का है या फरवरी तक? अब मैं अपने दिल की बात करता हूँ, मैं दिल की बात ये करता हूँ, मैं क्यों उन लोगों के ऊपर बिलीव करूं वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक में। आज इराक का क्या हाल है? क्या यह पहले से बेहतर है या पहले से खराब है? उन्होंने लीबिया के ऊपर बातें बताई थी, आज लीबिया की हालत पहले से खराब है या पहले से बेहतर है? तो हम क्यों ना अपने, हम लोगों ने अमेरिकन के साथ मिलके $200 बिलियन का नुकसान कराया अपना।
हमने 80,000 पाकिस्तानियों अमेरिकन आप की कह रहे हैं, शहादत कुछ भी दी है। कहें हमें, चाहे वो जल्दी कहें, ये देर से हमारा कहें, हमारा मुल्क है, मसला ये नहीं होना हमारा चाहिए। मुल्क है, हम किसी और को क्यों लेकिन देखें? वो जब लॉबिंग फर्म वगैरह हायर करके या वहां देखिए, जो मैं एक बात बताता हूं, मैं एक बात बताता हूं। उनकी राय पाकिस्तान में मैं आपको हमारा एक बात कराना बताता चाहते हूं, मैं हैं एक बात पीटीआई के बताता हूं, मैं लिए, एक बात तो बताता हूं। ये गलत है कि ठीक अब मैं है? आपको एक बात बताता हूं। उनका एक सिस्टम है, उनका सिस्टम ये है कि आपने उनके लॉ मेकर्स को एंगेज करके अपना ओपिनियन वहां पे करना है। जब एक ऑफिशियल सफीर को नहीं करना चाहिए, वजीर खारजा को, हालांकि वो फोरम ज्यादा स्ट्रांग है, वजीर खारजा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट है। सर आप गुजारिश सुन लेना, ये मेरा झगड़ा केपीके में जब आपके चीफ मिनिस्टर अमेरिकन एम्बेसडर से मिले थे उस वक्त भी यही बहस होती थी। हम ये कहते थे कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ताल्लुकात बनाए तो आप कहते थे कि ये गद्दार है, रिजीम चेंज हुआ है, अमेरिका से किया है। आपका चीफ मिनिस्टर कहता है तो आप कहते हैं ये तो G2G है, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट है और वो इस वजह से अमेरिकी सफीर मिले होंगे क्योंकि अमेरिकन प्रोजेक्ट्स होते हैं, ADB फंडिंग और फलाना। सर सवाल ये है कि अगर एक सफीर का और वजीर खारजा का राब्ता करके इलेक्शन पर बात करना गलत है या हमें उससे दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, तो फिर उनके सेनेटर्स हमें क्यों बताएं कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब होना चाहिए और कब नहीं होना चाहिए? इस तरह है आदिल साहब, इस तरह है कि मेरी और आपकी मुलाकात हो सकती है दो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। हम प्रोग्राम में भी आके मिल सकते हैं, हम किसी और वजह से भी मिल सकते हैं। डिपेंड और हम ये नहीं दोनों करता, वजूहात से मिलते रहे। नहीं, हम डिपेंड करते हैं हम किस वजह से मिल रहे हैं, उस वजह की बेसिस पे डिपेंड करेगा कि ये सही है या गलत है। अगर लॉबिंग फर्म हायर करके अपने हक में बयान दिलवाना ठीक है, लेकिन वजीर खारजा और उनका गलत है। सुने, हर एक काम का एक सही तरीका है और एक गलत तरीका है। जो पीटीआई कर रही है वो सही तरीका है, जो गवर्नमेंट कर रही है वो गलत है। नहीं, मैं आपको देखिए ना, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ना, आप मुझे लगारी साहब की तरफ जाना है, आप मेरे से एग्री ना करें, मैं आपको ये नहीं कह रहा मुझसे एग्री करें, मैं आपको कह रहा हूं आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ लें। ठीक है, मैं एक फर्म को हायर करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं उनका कांग्रेस सुप्रीम है, उनकी कांग्रेस ने डिसीजन मेकिंग करनी है और अपनी गवर्नमेंट के ऊपर चेक रखना है। मैं उनकी कांग्रेस के अंदर एक पॉइंट ऑफ व्यू करने के लिए मैं लोगों को माइल करना चाहता हूं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन ले। मैं जब गवर्नमेंट के साथ एंगेज होता हूं तो मैं एज एन इंडिविजुअल मैं गवर्नमेंट के साथ, उसमें मेरी तुक नहीं बनती, एज ए सेनेटर में उनके साथ मिलूं तुक नहीं बनती, लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर या एज ए वो जब मैं मिलता हूं तो मैं उसमें G2G वाली जो आप बात कर रहे हैं वो अपनी जगह बात होगी, उसमें वो और चीज होगा। लेकिन एज ए सिंपल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं जाके उन सब से मिल रहा हूं, क्यों मिल रहा हूं, वजह क्या है? सर मुझे एक ब्रेक लेनी है। ये दो तीन I respect your view but I don't agree with you. You have to respect my view. You don't have to agree with me. I don't agree with you. उसकी है कि अमेरिकन से गाड़ियों की चाबियां ली गई, वो 40 छोटी सी गाड़ियां देके चले गए थे, जिस हुकूमत के बारे में आप ये कहते थे अमेरिकी इमदाद पे हम लानत दी थी, केपीके गवर्नमेंट को दी थी। किस चीज के लिए? सर वो किसी ना किसी चक्कर में दी होगी ना, गाड़ी तो दी थी ना, वो भी चक्कर जो भी हो, फेडरल ले तो गद्दारी है, ये ले तो वफादारी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो डिस्कशन मजीद कंटिन्यू। वेलकम बैक। लगारी साहब, ये सिंध में क्या हुआ है जो थोड़ा हमें दिख रहा है, कुछ एक्शन हुआ है, कुछ सुना है, नाम गए हैं, कुछ मांगे गए हैं नाम के ये लोग हैं, चावला साहब को भी जो है वो रोक दिया गया, ये उधर क्या हो रहा है? दूसरी चीज़, ये जो पीपल्स पार्टी ने रीअलाइन करना शुरू किया है खुद को, इसकी क्या वजह लगती है आपको? अच्छा, रीअलाइनमेंट पहले भी हो रही थी, उस वक्त शायद कोई इसको संजीदगी से नहीं ले रहा था। जब ये मुलाकातें दुबई में हो रही थी उस वक्त भी मैं ये कह रहा था कि दुबई की मुलाकातों का मकसद इक़्तिदार शेयर करना नहीं है, बल्कि उनका अक्सर मकसद ये था कि जिन चीज़ों पर उन्हें इख्तलाफ था उस पर एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी, कि वो चाहते थे कि जिस तरह से PTI के साथ हो रहा है वैसा नहीं होना चाहिए। और जरदारी साहब का ये मौक़िफ़ था और उनका ये मौक़िफ़ भी था कि इलेक्शन के लिए डिले न किया जाए, इलेक्शन की तारीख जो है वो पहले ली जाए और उस पर बात की जाए। दोनों का इस पर इत्तफाक नहीं हुआ था, दोनों फरीकैन का, तो ये मामला हुआ था। और ये भी एक तयशुदा हमारा, ये ना समझा जाए कि ये जो आज मुकेश चावला का हुआ है वो पंजाब में किसी का नहीं होगा, वो सबका होगा।
और ये कुछ नहीं होगा। ये एक ख़ास किस्म का तर्ज अमल है जो पिछले 70-75 से साल से चल रहा है। हमने एहतसाब करना है, हमने एहतसाब करना है मौलवी के फजलुल हक का, और कहना है कि वो डाकू है, वो चोर है, और जिसने करारदाद लाहौर पढ़ी थी और वो गद्दार है। और उसके बाद हमने कहना है कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो है ये बहुत चोर है, और ये बहुत सिंध में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चीफ मिनिस्टर यके बाद दीगरे, एक साल भी नहीं चलने दिया गया उनको। कहा कि ये डाकू हैं, ये चोर हैं। यानी पहला जो था खान बहादुर मोहम्मद अयूब खोड़, उसको चलता कर दिया गया। उसके बाद जो है वो काजी फजलुल्लाह आया, उसको चलता कर दिया। फिर वो आया अपना पीरजादा अब्दुल सत्तार आया, उसको चलता कर दिया गया। फिर इलाही बख्श आया, उसको चलता कर दिया गया। फिर यूसुफ हारून आया। इस तरह से लगातार करते हुए फिर वापस ले आए। लगारी साहब, लेकिन एक बात तो तय है ना, ये शिकायत अपनी जगह दुरुस्त होंगी, हमारी एक तारीख भी है, लेकिन एक पैरेलल सिस्टम तो यहाँ चलता है ना। चाहे मैं अक्रॉस ही बात कर रहा हूँ, करप्शन वैसे हर सूबे के अंदर ही हमारे यहाँ होती है, लेकिन वही होता लेकिन ये अगर मैं सिंध के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो सिस्टम नाम की एक चीज चल तो रही है ना, जिसने पूरा का पूरा बाकी का सिस्टम बिठाया हुआ है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, गवर्नेंस मैं नहीं कहता हूँ कि अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत बुरी भी, गवर्नेंस थी ही नहीं ना। वो यहाँ कोई गवर्नेंस नहीं थी और किसी का कोई काम नहीं होता था। लोग जिस काम जो अपने तकलीफ के लिए जाते थे, किसी का मदावा नहीं होता था। ये बिल्कुल दूसरी बात है। लेकिन जो मदावा करने की बात कर रहे हैं उनके पास भी मदावा नहीं है, बल्कि मुश्किल ही उनके पास भी। ठीक। और जब भी ये एहतसाब के नाम पर आते हैं तो उससे कुछ डिलीवर नहीं होता है, आज तक नहीं हुआ है। कच्चा काम छोड़ दिया। लोगों ने तालियां बजाई थी कि जनाब जनरल परवेज मुशर्रफ थे, सब तालियां बजा रहे थे। वो अपने साथ रिकॉर्ड लेकर आए थे, सब उस पर तालियां बजा रहे थे, ये कमाल हो जाएगा। क्या हुआ? एक बंदे ने बैठकर एतराफ़ किया लंदन में कि जी हाँ मैंने करप्शन की थी और इतने लाख डॉलर की पाउंड की करप्शन की थी, और चूंकि मुझे भी तो प्रदेश में वक्त गुजरना था। वापस आया, उसने जो है वो दस्ते हक परस्त पर बोसा दिया और वजारतें हासिल कर ली, वो बादशाह बन गए और कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये इदारे, ये नैब, ये एहतसाब, ये सब इसीलिए है आर्म ट्विस्टिंग के लिए और फिर मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप ये कह रहे हैं अगर संजीदगी से हो तो फिर क्या ही बात है, फिर अक्रॉस हो, फिर किसी को भी ना छोड़ा जाए। यहाँ पर तो शुगर माफिया करते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट भी आ जाती है, फिर भी कुछ नहीं होता। हर ये बात आपकी दुरुस्त है कि कौन सा संजीदगी से होता है ये काम, सिर्फ थोड़ा सा दबाने के लिए किया जाता है। चौधरी साहब, बुशरा बीबी की गैर मुल्की सफ़ीर से मुलाकात हुई है, किस मुल्क के सफ़ीर से मुलाकात हुई और कहाँ से मदद तलब की जा रही है मुबैना तौर पर? अब ये हमदुल्ला साहब कह रहे हैं, ज़्यादा क्लेम वही कर रहे हैं, इसके अलावा किसी ने क्लेम नहीं किया अभी तक। ना ही PTI ने इसकी कोई तरदीद की है, ना ही इसकी कोई वजाहत की है। अब कहते हैं कि 5 स्टार होटल में किसी आम कॉफ़ी शॉप के अंदर उनकी किसी सफ़ीर के साथ मुलाकात हुई। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई खुफिया मुलाकात अगर होगी तो वो इस तरह कॉफ़ी शॉप में मिलेंगी जाके बैठ के, क्योंकि खुफिया मुलाकातें इस तरह नहीं होती, या तो एम्बेसी के अंदर होती हैं या फिर किसी घर के अंदर होती हैं। हो सकता है कोई इस टाइप की कोई मुलाकात हुई हो, लेकिन अब PTI के कुछ लोग हैं जो इसको जोड़ रहे हैं कि अभी वली अहद तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान में चंद घंटों के लिए, तो कहा जा रहा है कि शायद कोई डील चल रही है, कोई ऐसी डील कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर भिजवा दिया जाए और सुरूर पैलेस में जाके, जहाँ पे जगह खाली है, वहाँ पे उनको ठहरा दिया जाए। इनके वकील सलमान सफदर ने इससे अभी इनकार भी नहीं किया कि बाहर जाने के मामले को रूल आउट किया जा सकता है, क्योंकि ये एक ऑप्शन तो है। और उस ऑप्शन का अब सवाल है कि क्या इमरान खान साहब जाना चाहते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जाना चाहेंगे इस सूरत हाल में, लिहाजा इमरान खान साहब का मामला तो साइड पर रखें। लेकिन अगर रियासत ये चाहे कि सारे क्यास से, सूरत हाल से अपने आप को आज़ाद करना चाहे, जैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किया था, तो एक फेवर सऊदी अरेबिया से ली जा सकती है, दूसरा मियां नवाज शरीफ को फेवर दी जा सकती है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान आना है और आके इलेक्शन लड़ना है, और इमरान खान की मौजूदगी में इलेक्शन मियां नवाज शरीफ के लिए लड़ना इतना आसान काम नहीं होगा। तो हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ को फेवर देने के लिए या रियासत पाकिस्तान को फेवर देने के लिए इस किस्म का अरेंजमेंट किया जाए कि इमरान खान साहब को एक डील के तहत सऊदी अरेबिया भिजवा दिया जाए, सुरूर पैलेस में रखा जाए और उनके ऊपर सियासत पर पाबंदी लगा दी जाए कि ना वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं, ना किसी मीडिया से मिल सकते हैं, ना पाकिस्तान के अंदर वो सियासत कर सकते हैं। इस किस्म का अगर कोई अरेंजमेंट होता है तो मुमकिन भी है, कोई गैर मुमकिन। आपके ख्याल में खान साहब चले जाएंगे?
मेरा ख्याल है अगर वो उनको भेजा जाएगा तो खान साहब के पास कुछ चॉइस नहीं होगी। Okay. जैसे शहबाज शरीफ नहीं जाना चाहते थे, इसके बावजूद पैक अब जरा क्योंकि वक्त थोड़ा कम है, मैं चाह रहा हूं इस पर भी जरा आपका तज्जिया ले लूं कि अब जो मियां साहब का आना डिले हुए जा रहा है और खान साहब के जेल में दिन बढ़ते जा रहे हैं सितंबर तक, तो इससे पॉलिटिकली एक तो ना इकोनॉमिक कंडीशन या आपकी परफॉर्मेंस, गवर्नेंस, वो सब हो गया, हमने देख लिया 16 महीने, 4.25 साल सब बराबर हो गया। सियासी तौर पर कितना नुकसान होगा मियां साहब को डिले करने का और इमरान खान के जेल में ज्यादा रहने को कितना फायदा देगा? मियां साहब को बहुत ज्यादा डिले कर चुके हैं। पहली बार तो ये है कि अगर सोचा जाए तो मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान से जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि जब वो चले गए तो पॉलिटिकली बड़ी मार पड़ी उनको। दूसरा ये है कि अगर उन्होंने आना था तो जल्दी आ जाता है। जिस तरह 2022 में गवर्नमेंट खत्म हुई, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, तो मियां नवाज शरीफ को उस वक्त आ जाना चाहिए था, डिले नहीं करना चाहिए था। अब वो 16 महीने जो उनकी गवर्नमेंट थी उसमें भी मियां साहब नहीं आ सके, या उनको आने नहीं दिया गया, या उनके भाई मुजाम रहे पे, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब जो वक्त गुजरता चला जा रहा है, मियां नवाज शरीफ की वापसी मुश्किल होती चली जा रही है, क्योंकि जिस किस्म के हालात हैं, इस किस्म के हालात में जब भी मियां नवाज शरीफ आएंगे तो को बहुत ज्यादा वालहाना इस्तकबाल उनका नहीं होगा, बड़ा प्रेशर बर्दाश्त। तो ये कोई पॉलिटिकली अच्छा डिसीजन साबित नहीं हुआ मेरा ख्याल है। साइफर केस का मामला बड़ा संजीदा है, अगर ये किसी ठिकाने लग गया तो कैपिटल पनिशमेंट है, फिर तो ये बड़ा, एक दरिया अबूर किया तो दूसरा आग का दरिया वेट कर रहा होगा। अगर सऊदीया नहीं चले जाते, कतर नहीं चले जाते, यूएई नहीं चले जाते, सिर्फ सऊदी अरेबिया। अच्छा, सिर्फ सऊदी अरेबिया। देखिए, मेरे लिहाज से मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई वो होगा। मैं नॉट एज अ लॉयर, लेकिन मेरा एक ये ख्याल है ये उन्हीं केसेस की तरह है जैसे बाकी केसेस थे, वो ख़त्म हो गए, इसके अंदर कोई वो नहीं है। पता नहीं कितनी कॉपी है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, आपने भी बात की और एहतसाब की भी बात हुई। इस मुल्क में एक क्विकली 50 सेकंड जी गुड। वो ये है कि इस मुल्क का एक इदारा अगर ठीक हो जाए तो सारे पैरेलल सिस्टम ख़त्म हो जाएंगे, और वो इदारा है अदलिया। अगर इस मुल्क की अदलिया सही मानों में फाल हो के सही मानों में फैसले क्विकली दे दे और सही फैसले देना शुरू कर दे, तो फिर कोई इदारा और ऐसा नहीं है जो पैरेलल एक सिस्टम और इस किस्म के एहतसाब होंगे, तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। ये याद रखें, दैट इज वाई हमेशा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते थे कि जो इंसाफ का इदारा है ना, वो सबसे, और हम उस जमाने के जो कि इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा हालात और तबाही की जिम्मेदार अदलिया है। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के आज तक की तबाही के एक्चुअली जो सिस्टम है ना, वो अदलिया है। अगर अदलिया ठीक होती, हाँ जिम्मेदार, अगर अदलिया ठीक होती भुट्टो को फांसी ना लिखती, अगर अदलिया ठीक होती तो कभी इसमें मार्शल लॉ ना लगता। थैंक यू लगारी साहब, 40 सेकंड, जरा वक्त कम है। साइफर का मामला आपको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचता नजर आ रहा है? और जरा ये भी बता दीजिएगा कि कहीं खान साहब का बाहर निकलने का चांस है? वक्त थोड़ा सा कम है। मेरे ख्याल है खान साहब के एक तो मिजाज के मुताबिक मुझे नहीं लगता है कि वो मुल्क से जाना चाहेंगे, जहाँ तक उनके मिजाज का ताल्लुक है। और दूसरी बात यह है कि साइफर 1000 साइफर तो पाकिस्तान में और भी रखे हुए हैं, उनका भी कुछ होगा या नहीं होगा। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से लोगों ने बहुत सी बातों को जाकर किया है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, इस वक्त एक बड़ा प्रेशर मौजूद है और इसको बतौर प्रेशर के इस्तेमाल किया जाएगा। उसका नतीजा क्या होता है, ये वक्त और हालात के मुताबिक होगा। और जिस तरह से हुमायूं साहब कह रहे हैं, अदलिया का अगर वाइब्रेंट हो तो बहुत सी चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन अदलिया भी अब क्या करेगी? अदलिया की बात ही कोई नहीं सुन रहा है। थैंक यू सो मच। वही होनी चाहिए जो राना सनाउल्लाह को ना हीरोइन के केस में पकड़ के अंदर डाल दे। नज़ीर लगारी साहब, डॉक्टर हुमायूं साहब, जावेद चौधरी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आपने प्रोग्राम देखा। नाज़रीन, आदिल अब्बासी, विदा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।